मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जमीयत उल इस्लाम के ऊपर इल्जामात लगाए हैं और कहा है कि जमीयत उल इस्लाम ओहदों की शौकीन है और कायदी जमीयत को परवेज मुशर्रफ का इत्तेहादी कहा है। कुछ अरसे से मुफ्ती तारिक मसूद साहब जमीयत उल इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। कभी इशारतन जमात को टारगेट करते हैं और कभी किसी की हिमायत में जमीयत उल इस्लाम के बयानिए को टारगेट करते हैं और कभी नाम लेकर जमीयत उल इस्लाम को टारगेट बना रहे हैं। लेकिन जमीयत उल इस्लाम की तरफ से एक लंबी सुकूत इख्तियार की गई। न कारकुनों की तरफ से मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जवाब मिला और न क़ियादत की तरफ से मुफ्ती साहब को जवाब मिला। क़ियादत क्या जवाब देंगी मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब उस मायार का आदमी ही नहीं है कि क़ियादत उनको जवाब दे, बल्कि मैं तो तारिक मसूद साहब को जमीयत उल इस्लाम के तासील के जिम्मेदार के मायार का बराबर भी नहीं समझता। इसलिए कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब कभी सोशल मीडिया के ऊपर फिकी मसाइल गलत बयान करते हैं, कभी अहादीसी मुबारका की गलत तशरीह करते हैं और कभी कुरान पाक के लिए नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक मौलवी जो है ना इस तरह नहीं कर सकता। और ये कोई भी साबित नहीं कर सकता कि जमीयत उल इस्लाम की तासील के जमींदार ने कभी सोशल मीडिया के ऊपर फिकी मसाइल गलत बयान किए हो या अहादीसी मुबारका की गलत तशरीह की हो और या कुरान पाक के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हों। तो लिहाजा मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तो मैं जमीयत उल इस्लाम के तासील के जिम्मेदार के बराबर भी नहीं समझता, लेकिन हमारे जैसे छोटे कारकुनों की ये जिम्मेदारी है कि वो जरूर जवाब दें। और हमने तो अज़म किया है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो इल्जाम लगाएंगे इंशाल्लाह उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जमीयत उल इस्लाम ये ओहदों की शौकीन है और कायदी जमीयत को परवेज मुशर्रफ का इत्तेहादी कहा है। तो आज की इस क्लिप के अंदर मैं इस बात को साबित करूंगा कि ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गलत बयानी की है। ये उनकी गलत बयानी है। ना जमीयत उल इस्लाम ओहदों की शौकीन है और ना ही कायदी जमीयत परवेज मुशर्रफ का इत्तेहादी था। इसके ऊपर पहली दलील मैं ये पेश करूंगा कि मौलाना हक नवाज जंगी शहीद रहमहुल्लाह, शहीद इस्लाम, शहीद सहाबा हक नवाज जंगी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को वज़ीर आज़म की ऑफर की और फरमाया कि मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, आप हमारे साथ। हक नवाज जंगी साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से कहा कि आप हमारे साथ मिलिए, वज़ीर आज़म आप बन जाइए, लेकिन हम एक उसूल पर इस ओहदे को हमने लात मारी। और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जब तक हमारे शराइत तस्लीम नहीं किए जाएंगे हम कभी भी इक्तिदार की भूख में कोई भी बड़े से बड़ा ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अलामा हक नवाज जंगी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जमीयत उल इस्लाम तो वो जमात है जो उसूली सियासत करते हैं और ओहदों को लात मारती हैं, और आप कहते हैं कि जमीयत उल इस्लाम ये ओहदों की शौकीन जमात है। तो आप सच कहते हैं या मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सच फरमाया? और इसके ऊपर दूसरी दलील मुफ्ती साहब कि अगर जमीयत उल इस्लाम ये ओहदों की शौकीन होते तो जमीयत उल इस्लाम हमेशा हुकूमत का हिस्सा होते या अपोजिशन का हिस्सा होते। कोई भी शख्स अगर वो ओहदे का शौकीन है, उसको ओहदे का शौक है, उसकी लालच है, तो वो हुकूमत में शामिल होगा या अपोजिशन में बैठेगा। और कायदी जमीयत की जिंदगी में 9 मरतबा इंतखाबात हुई, हुकूमती बनी, और कायदी जमीयत ने सिर्फ 2 मरतबा हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया है। बाकी 7 मरतबा कायदी जमीयत अपोजिशन में बैठे हैं। ये इस बात की दलील है कि जमीयत उल इस्लाम पाकिस्तान के अंदर उसूली सियासत करती है। वो ओहदों की परवाह नहीं करती, वो ओहदों को लात मारती है। पहला इलेक्शन कायदी जमीयत ने 1988 में लड़ा और इस इंतखाब के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पीपल पार्टी की हुकूमत बनी। जनाब मुहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आजम बनी और कायदी जमीयत अपोजिशन में थे। दूसरा इंतखाब कायदी जमीयत ने 1990 में लड़ा और इस इंतखाब के नतीजे में
قائد جمعیت تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن جمعیت علماء اسلام کو 6 نشستیں ان کے حصے میں آئی۔ اس انتخاب کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت بنی۔ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کی وزیر اعظم بنے اور جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں تھی۔ تیسرا انتخاب قائد جمعیت نے 1993 میں لڑا اور اس بار جمعیت علماء اسلام نے مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کی جماعت سے اتحاد کیا۔ وہ تو کوئی سیٹ نہ جیت سکے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے حصے میں 4 سیٹیں آئی اور اس بار بھی قائد جمعیت اپوزیشن میں رہے۔ اس بار اس انتخاب کے نتیجے میں ایک بار پھر پیپل پارٹی کی حکومت بنی، باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن قائد جمعیت اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے۔ چوتھا انتخاب قائد جمعیت نے 1997 میں لڑا کہ اس انتخاب کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی اور ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی۔ بغیر کسی شراکت کے مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت قائم کی۔ جناب محمد نواز شریف صاحب وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنے۔ اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں تھی۔ اور پانچواں انتخاب قائد جمعیت نے 2002 میں لڑا۔ MMA کے پلیٹ فارم سے خیبر پختونخوا کے اندر MMA کی حکومت بنی اور مرکز میں قائد جمعیت نے MMA کے پلیٹ فارم سے وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا اور قائد کے مقابلے میں مسلم لیگ کاف کے جناب ظفر اللہ جمالی صاحب امیدوار تھے اور پیپل پارٹی کے جناب امین فہیم صاحب امیدوار تھے۔ تو اس انتخاب میں ظفر اللہ جمالی صاحب کو 172 ووٹ ملے، یوں وہ 1 ووٹ کی برتری سے پاکستان کی وزیر اعظم بنے اور قائد جمعیت کو 86 اور امین فہیم صاحب کو 70 ووٹ ملے اور قائد جمعیت وہ قائد حزب اختلاف بنے۔ آپ نے کہا کہ قائد جمعیت پرویز مشرف کے اتحادی تھے۔ یہ دور پرویز مشرف کا دور تھا۔ بظاہر یہ مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی، لیکن اصل میں یہ پرویز مشرف کا مرشرہ تھا جو وردی کے ساتھ پاکستان کے صدر تھے، اور اس دور میں قائد جمعیت قائد حزب اختلاف تھے اور سب سے زیادہ مخالفت پرویز مشرف کی وہ قائد جمعیت نے ہی کی۔ کسی نے بھی اتنی پرویز مشرف کی مخالفت نہیں کی جتنی مخالفت، جتنا مقابلہ قائد جمعیت نے پرویز مشرف کا کیا۔ اور آپ نے کہا کہ پرویز مشرف کے اتحادی تھے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بار نہیں 1000 مرتبہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ثابت کر دیں کہ پرویز مشرف کے اتحادی تھے، ہم جمعیت علماء اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ثابت کر دیں اس بات کو۔ قائد جمعیت قائد حزب اختلاف تھے، یہ ثابت کر دے کہ پرویز مشرف کے دور میں قائد حزب اختلاف کون تھے۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس دور میں تو قائد جمعیت وہ قائد حزب اختلاف تھے۔ کس طرح مشرف کے اتحادی آپ بتانا۔ اور چھٹا انتخاب قائد جمعیت نے 2008 میں لڑا اور اس انتخاب کے نتیجے میں پیپل پارٹی نے باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے ایک مرتبہ پھر اپنی حکومت قائم کی اور یوسف رضا گیلانی پاکستان کی وزیر اعظم بنے۔ اس حکومت کے ساتھ قائد جمعیت علماء اسلام نے بھی اتحاد کیا۔ جمعیت علماء اسلام بھی اس حکومت میں شامل رہی اور 1.5 سال کے بعد جمعیت علماء اسلام نے اس حکومت سے علیحدگی اختیار کی۔ اور 7واں انتخاب قائد جمعیت نے 2013 میں لڑا۔ اس انتخاب کے نتیجے میں مسلم لیگ نے باقی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کی وزیر اعظم بنے اور اس بار بھی جمعیت علماء اسلام حکومت کا حصہ رہی۔ اور 8واں انتخاب قائد جمعیت نے 2018 میں لڑا جب پاکستان کے اندر جناب عمران خان صاحب کی حکومت بنی اور قائد جمعیت اپوزیشن میں تھے۔ 9واں انتخاب قائد جمعیت نے 2024 میں لڑا جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی اور میاں
शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की वजीर आजम बने और आज भी कायदे जमीयत अपोजिशन में है। तो लिहाजा आप कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ओहदों की शौकीन जमात है। अगर जमीयत उलमा इस्लाम ओहदों की शौकीन जमात है तो 7 मरतबा हुकूमतों को क्यों टकराया? और सिर्फ ये नहीं मुफ्ती साहब, ये मैंने बड़ा मुख्तसर सा कायदी जमीयत का वो आपके सामने रखा है। हुकूमतों की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें आई हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों की ऑफर की गई है, लेकिन कायदी जमीयत ने उसूली सियासत की है। पाकिस्तान के अंदर ओहदों को टकराया है लेकिन उसूल को मुकद्दम रखा है। आप किस तरह कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम वाले ओहदों की शौकीन है? और मुफ्ती साहब ये तो बहुत दूर की जमाने की बातें हैं, आप भूल गए होंगे, आपको याद नहीं होगा। आ जाओ मैं आपको करीब के जमाने की बताता हूं कि ताकि आपको भी याद हो। जो आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो जिसका शौक था, आप बड़े शौक और बड़े मदह करते थे, उस जमाने की बातें आपको बता देता हूं कि 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी पाकिस्तान में और कायदी जमीयत ने तहरीक शुरू की तो परवेज खटक साहब ने ऑफर की चेयरमैन सीनेट की कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को सीनेट का चेयरमैन बना दिया जाएगा। लेकिन कायदी जमीयत ने इस ऑफर को भी लात मारी और फिर जब इस्लामाबाद में कायदी जमीयत ने दर न दिया तो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकिराती टीम आई और उन्होंने कायदी जमीयत को ऑफर की कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट और 4 विफाकी उज़रा ले ले और धरना खत्म कर दे। लेकिन कायदी जमीयत ने फरमाया कि मैं आपकी इस ऑफर के ऊपर तूकना भी पसंद नहीं करता, कबूल करना तो बड़ी दूर की बात है, मैं इस ऑफर के ऊपर तूकने को भी पसंद नहीं करता। और उनमें से एक मेंबर ने कहा कि मौलाना साहब सोच लो, इतनी बड़ी ऑफर फिर कोई देने वाला नहीं होगा। तो मौलाना साहब का अगला जुमा सुन लीजिए। मुफ्ती साहब, मौलाना साहब ने फरमाया कि देने वाले तो मिल जाएंगे लेकिन इस पर भी सोच कर लो कि इतनी बड़ी ऑफर को टकराने वाला कोई नहीं मिलेगा। जमीयत उलमा इस्लाम ये पाकिस्तान के अंदर उसूली सियासत करती है। हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम ने ओहदों को लात मारी है लेकिन उसूल को मुकद्दम रखा है। और आप कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ये ओहदों की शौकीन है। क्या आपने जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी तरह समझा है कि जिस तरह आपको डॉलर और शोहरत का शौक है, इसी तरह आप जमीयत उलमा इस्लाम को भी ओहदों का शौक है?